गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार कंपोजिट स्कूल बिजलीघर जनपद हाथर से एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद योर सर में। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छी परीक्षा दे के आए होंगे। इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा पहला सेट जो था वो कठिन था और दूसरा सेट अपेक्षाकृत सरल था। हमने लास्ट वाला जो पेपर सेट बनाया था उसमें से लगभग 70 से 75% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चंस आए हैं। तो हमने अच्छा प्रयास किया और आपने भी अच्छी मेहनत करके आए होंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 91 नंबर क्वेश्चन से 160 यानी एसएसटी और साइंस के प्रश्नों का व्याख्या सहित उत्तर। तो हम आज पहली वीडियो में आपको बताएंगे विज्ञान के क्वेश्चनों का। तो एक एक प्रश्न को समझाएंगे, उसके चारों विकल्प के बारे में समझाएंगे कि कौन से का क्या आंसर है। तो आप सुनते जाएं, समझते जाएं। प्रेरणादायक सुविचार व हमारी सफलताएं। जरूरी नहीं कि सभी लोग हमें समझ पाएं। तराजू वेट बता सकता है, क्वालिटी नहीं। बहुत ही सुंदर वाक्य लिखा है गौरव सर ने। हमारी सफलताएं 47 छात्र छात्रा राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में चयनित, 14 बच्चे श्रेष्ठा स्कीम में चयनित हो चुके हैं और 8 बच्चे अटल आवासीय विद्यालय में चयनित हो चुके हैं और 2 बच्चे नवोदय विद्यालय में। ये कारवा हमारा सन 2020 से लगातार चल रहा है और अगर ईश्वर ने चाहा तो हम आगे भी इसको और आगे बढ़ाएंगे। एक ज़रूरी सूचना यहाँ बता दूँ बच्चों, मैं आपको फरवरी 2025 से हम श्रेष्ठा का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शासनिक क्षेत्र के जितने भी अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, स्पेशल एससी कैटेगरी के बच्चे जो अच्छी एजुकेशन मुफ्त में लेना चाहते हैं, फ्री में हॉस्टल फैसिलिटी के साथ सीबीएसई पद्धति पर आधारित शिक्षा देता है श्रेष्ठा एनटीए, तो उसका बैच हम फरवरी में स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम अपने विषय पर लौटते हैं। देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता कहलाती है बच्चों ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता जो होती है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है एनर्जी या ऊर्जा। तो पहले का आंसर आपका सही है, ऊर्जा। अगर इसमें इकाई समय दिया होता, इकाई समय में कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो वो हो जाती शक्ति। बल आप जानते हैं, बल कहते हैं बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में बदलाव लाने का प्रयत्न करता है या बदलाव कर देता है। ठीक है। चाल, इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो इसका आंसर है ऊर्जा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से गतिशील वस्तु कौन सी है? गतिशील वस्तु यानी जो चलती हो। मेज नहीं है, टीवी नहीं है, अलमारी नहीं है। उड़ता हुआ पक्षी गतिशील कहलाएगा। उड़ता हुआ पक्षी। तो इसका आंसर हो गया आपका 3, इसका 2। आगे देखिए, कोई व्यक्ति आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त को रास्ता तय करता है, व्यक्ति का विस्थापन कितना होगा? तो इसका आंसर है बच्चों 2r। इसका आंसर होगा 2r। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो बच्चों, जहाँ भी ऊर्जा शब्द आए, किसी प्रकार की ऊर्जा हो, उसका मात्रक होता है जूल। क्या होता है? तो इसका आंसर है जूल। आंसर हो गया जूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध होता है? तो जितनी दूरी होती है उतना ही विस्थापन होता है। 95 का आंसर है 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लगे समय को कहते हैं आयाम, वो आवर्तकाल, सॉरी क्या कहते हैं? देखो, अगर कोई वस्तु कंपन कर रही है प्रारंभिक स्थिति से
दूसरी स्थिति तक आ रही है। ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी। यहाँ से छूटकर यहाँ तक जाने में और वापस आने में जो समय होता है उसी को बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 3 हो गए इसमें। तड़ित चालक किसके बने होते हैं? तो तड़ित चालक अगर पूछा जाए तो नाइक्रोम के बने होते हैं, और इसमें धातु नाइक्रोम दी नहीं है तो आप इसमें तांबा लगाएंगे यानी कॉपर। तड़ित चालक बने होते हैं कॉपर के। तो इसका आंसर है 3 कॉपर। निम्न में से कौन सी दीप्ति वस्तु नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जो स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकती? दीप्ति वस्तु यानी ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं। अदीप्ति वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश डालने पर चमकती हैं। तो इसमें इनडायरेक्टली पूछा गया कि इनमें से कौन सी अदीप्ति वस्तु है। तो देखो, तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, सूर्य चमकता है, एलईडी चमकती है। पुस्तक है इसमें आंसर, पुस्तक है, दीप्ति वस्तु नहीं है, बाकी सभी दीप्ति हैं। आगे देखेंगे। समतल दर्पण पर अभिलंबवत प्रकाश किरणें के लिए आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R में संबंध होगा। तो इसका आंसर है 2। आपतन कोण I बराबर R बराबर 0 अंश। ठीक है, आप सही कर लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से पारदर्शी वस्तु कौन सी है? पारदर्शी का मतलब होता है बच्चों जिसके आर पार देखा जा सके। आप अच्छे से जानते हैं। अपारदर्शी और पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके वो पारदर्शी, जिसके आर पार ना देखा जा सके वो अपारदर्शी। तो इसमें कौन सा है उत्तर? स्वच्छ कांच या साफ कांच का टुकड़ा पारदर्शी कहलाएगा। आगे देखेंगे। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? देखो, ये बड़ा घुमाऊ क्वेश्चन दिया है इसमें और अलग तरीके से घुमा के दिया है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड मानव शरीर का तापमान होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड में, और 98.60 फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें। तो इसमें 98.6 यानी तीसरा ऑप्शन सही है। इंद्रधनुष के वर्णों में मध्य का वर्ण कौन सा होता है? तो इसका सूत्र है बच्चों वर्ण क्रम का वे नी आ हा पी ना ला। तो देखो 3 यहाँ रह गए, 3 यहाँ रह गए और बीच में रह गया हरा। तो इसका आंसर हो गया हरा। बैंगनी, नीला, आसमानी, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, सबसे अधिक वेवलेंथ लाल की होती है 7800 एंगस्ट्रॉम, और सबसे कम होती है बैंगनी की 4300 एंगस्ट्रॉम। आगे देखेंगे। निकट दृष्टि दोष की स्थिति में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका आंसर है रेटिना के पहले या सामने। इसका आंसर है रेटिना के पहले या सामने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बार बार बैक हो रही है। कौन से पे हम 104? निम्नलिखित में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? ऐसा सोर्स जिसको पुनः इस्तेमाल किया जा सके। कौन सा है? लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, ये एक बार में इस्तेमाल करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। सोलर एनर्जी जो है वो ऊर्जा का, सौर ऊर्जा बहुत जगह काम आती है। ये ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है और ये ऊर्जा का नवीकरणीय, यानी रोज़ ही हम इसको चार्ज करके, आपने देखा होगा हमारे घर पर सोलर प्लेट लगी रहती हैं, उनसे बैटरी चार्ज करके हम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी लेते हैं। आगे देखिए, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाली युक्ति है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में बदलता है विद्युत सेल। कौन सा? विद्युत सेल जो होते हैं बच्चों, बैटरी। अब देखो, सेल और बैटरी में अंतर पता है। अगर सिंगल सेल है, सिंगल है तो कहलाएगा सेल, और अगर इनका कॉम्बिनेशन है कई सेलों का
तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है बैटरी। क्या कहलाता है? तो यहाँ बैटरी और सेल में आप अंतर समझ सकते हैं। सेल कौन सा है? अगर एक है तो सेल है, और एक का संयोजन है तो वो कहलाएगी बैटरी। तो विद्युत सेल में इसमें केमिकल्स होते हैं धनायन और ऋणायन, ये दोनों मिलके ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो ये हमारी रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अगला देखें, क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होगा आपका हरे रंग का। कैसा? हरे रंग का, यानी ग्रीन। तो इसका आंसर है हरा। आगे देखते हैं। पदार्थ में अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का सही क्रम क्या है? यानी कौन से पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है। तो हमने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी थी बच्चों, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस के अणु बहुत पास होते हैं, लगभग गुथे हुए, और द्रव के दूर दूर होते हैं, और गैस के और ज़्यादा दूर। तो ठोस में आकर्षण ज़्यादा, द्रव में कम, और गैस में उससे कम। तो ये हो गया ये ठोस, द्रव, गैस, यानी आंसर 2। प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण है, यानी ऐसा परिवर्तन जो तुरंत ही हो जाए, जैसे गुब्बारे का फूटना या कोई भी रिएक्शन करने पर तुरंत रिजल्ट मिल जाए, तो उसको कहेंगे हम प्रत्यावर्तित परिवर्तन। दूध का फटना, जैसे दूध में जैसे ही साटरी मिलाएंगे या टाटरी मिलाएंगे या नींबू निचोड़ देते हैं तो वो तुरंत ही फट जाता है, तो वो कहलाता है प्रत्यावर्तित परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, गैलेना किसका अयस्क है? तो बच्चों गैलेना अयस्क है शीशे का। गैलेना पीवी या शीशे का अयस्क है, इसको लेड भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रयोगशाला थर्मामीटर के अधो बिंदु का ताप कितना होता है? 110। प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर इस्तेमाल होता है उसका अधो बिंदु यानी ऊपर वाला बिंदु जो होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? उसका टेम्परेचर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? यानी ये वाला ऑप्शन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे थर्मामीटर होता है प्रयोगशाला में। यहाँ इसमें पारा होता है Hg, और यहाँ ये बने होते हैं, तो इसका होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है बताओ? और क्या है ये? सोच के बताओ। मनुष्य का तापमान, ये कमरे का तापमान है, रूम टेम्परेचर। क्या है? जिस कमरे में हम बैठे हैं उसका तापमान इतना ही माना जाता है सामान्यतः, और डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे देखें। पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है, तो पदार्थ की सबसे छोटा कण होता है परमाणु, एटम। यानी एटम के अंदर पाया जाता है नाभिक, और नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम। अरे यार, एक 110 पे पहुंचे हम। एक 112 से 114। चलिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? कपास के बारे में चर्चा करें बच्चों। इसको बोलते हैं कॉटन। क्या बोलते हैं? कॉटन। और इससे बनती है रुई। क्या बनती है? रुई। कपास की खेती के लिए टेम्परेचर पूछा है, कौन सा तापमान कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो इसका आंसर है 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर जो होता है वो उपयुक्त माना जाता है। क्या हुआ? अगला क्वेश्चन देखें।
भेड़ों के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है? देखो, भेड़ों के जो बाल होते हैं उनको काटा जाता है, उनको साफ किया जाता है और ये पूरी प्रोसेस होती है, तो इसको कहते हैं हम अभिमार्जन। अभिमार्जन क्या बोलते हैं? अगला 114 नंबर देखेंगे। HCl प्लस NaOH ब्रैकेट बराबर X प्लस H2O प्लस ऊष्मा। देखो इसको करते हैं HCl प्लस NaOH बराबर, इसमें ये पूछ रहा है कि यहाँ क्या बनेगा, प्लस H2O प्लस ऊष्मा यानी हीट निकलती है। तो देखो इसके निर्माण में बनता है आपका नमक। क्या बनता है? यानी NaCl। इसका आंसर है NaCl। ठीक है, अगला देखें। पोटेशियम कार्बोनेट चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनता है। इन तीनों के मिश्रण से बनता है कठोर कांच। इससे बनेगा कठोर कांच। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन है। दो तरह के विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील तथा जल में घुलने वाले। तो देखो वसा वाले होते हैं एडेक, ADEK, और वसा में घुलने वाले होते हैं BCH या B कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B12, ये सभी विटामिन वसा में घुलने वाले होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान, एकदम हलवा क्वेश्चन है ये। प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा ही पौधे, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं और उसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। लार में पाया जाने वाला एंजाइम। बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक बार और हलवा क्वेश्चन है ये। देखो हमने जिस लेवल की तैयारी बच्चों को कराई थी उस लेवल तक के क्वेश्चन आए नहीं हैं इसमें, लेकिन ये भी अच्छा। ये टाइलिन को टाइलिन लिखते हैं, TYLIN। टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आप जब तक तैयारी करेंगे तब तक ये प्रश्न पीछा नहीं छोड़ने, यही घूम फिर के लौट फिर के आते रहेंगे। ठीक है, टाइलिन जब लार में मिलता है, आपको बता दूं हमारे मुंह के जो घाव होते हैं बच्चों, मुंह के घाव, कभी कभी खाना खाते में हमारा अंदर का मुंह कट जाता है या जीभ कट जाती है, देखते हैं, तो उसमें हमें दवा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, क्योंकि टाइलिन जो होता है इसमें औषधि गुण होते हैं, वो मुंह के छालों को ऑटोमेटिकली सही कर देता है। कुत्ता आपने देखा होगा, कुत्ते का घाव हो जाता है वो चाट के सही कर लेता है, उसकी लार में भी टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो उससे हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं और घाव सही हो जाता है। तो इसका आंसर है टाइलिन। अगला, पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिक अम्ल। यूरिक एसिड पाया जाता है पक्षियों में। अपुष्पी पौधा कौन सा है? ऐसा पौधा जिसमें पुष्प ना आता वो है फर्न। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। ये भी बहुत ईजी है। देखिए, नवजात शिशु में 300 से लेकर 320 हड्डियां पाई जाती हैं बच्चे में। ठीक है, बड़ा होते होते ये हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, उनकी संख्या रह जाती है 206। एक प्रश्न और था बच्चों जो कि विवादास्पद है और जिस पर बहुत सारे प्रश्न उठ चुके हैं। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका आंसर 26 है। अगर ये पूछा जाए वयस्क मनुष्य में, अगर वयस्क मनुष्य में पूछा जाए तो 26, और अगर बच्चे में पूछा जाए तो इसका आंसर है 33 खंड, 33। ठीक है, हाँ आगे देखिए। एक लिंगी पुष्प पाया जाता है 122 पपीते में। किसमें पाया जाता है? पपीते का पीलापन किसके कारण होता है? कल बताया हमने, कैरिका जैंथिन पाया जाता है इसमें।
कैरिका जैंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। ठीक है, बहुकोषीय जंतु का उदाहरण है ऐसे जंतु जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हों, बहुकोषीय जंतु कहलाते हैं, जैसे कि मछली जल की रानी है। आगे देखिए, पौधों में निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित होकर बनाता है फल। मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, यानी परिपक्व अंडाशय जो है फल कहलाता है, या पका हुआ अंडा, पका हुआ अंडाशय। देखो गाइनोसियम में ये उसका भाग होता है गाइनोसियम, इसको जब हम काटते हैं तो उसमें ओव्यूल्स होते हैं, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 3, इन्हीं को बोलते हैं हम अंडाशय। क्या बोलते हैं? या अंडा बोलते हैं। और ये जब पक जाता है यानी परिपक्व हो जाता है, कैसा? तो ये कहलाता है फल। परिपक्व अंडाशय फल कहलाते हैं। और ऐसे फ्रूट्स जो अंडाशय से बनते हैं वो सत्य फल कहलाते हैं, जो अंडाशय से नहीं बनते वो असत्य फल कहलाते हैं। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो समझेंगे फल कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम आपसे पूछे फल कितने प्रकार के, तो सेब, संतरा, चीकू, नींबू, संतरा और ये सब बता देंगे। लेकिन फलों के प्रकार सत्य फल और असत्य फल। अब यहाँ ये नहीं है कि सच और झूठ बोलते हैं, इसका मतलब ये है जो अंडाशय से बनेगा वो सत्य फल, जो अंडाशय से नहीं बनना वो असत्य फल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कोषीय जीव का उदाहरण नहीं है, ये तो लगातार क्वेश्चन रिपीट हो गया। इससे पहले पूछा एक कोषीय जीव कौन सा है? बहुकोषीय है। चले, तो इसमें से कौन सा एक कोषीय जीव नहीं है? अमीबा है आपका, पैरामीशियम है, गियोग्लिना है, और ये हमारा केचुआ, फेरेटिमा पोस्टुमा, ये बहुकोषीय है। केचुए का नाम होता है, ध्यान रखिएगा, फेरेटिमा पोस्टुमा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है केचुए का। ठीक है, गियोग्लिना हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ये हरे रंग का एक कोषीय जीव। हरे रंग का एक कोषीय जीव। ठीक है, तो बच्चों 125 तक हमने विज्ञान के क्वेश्चन समझा दिए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए एसएसटी के क्वेश्चंस का वीडियो लेकर हम कल प्रस्तुत होंगे। उम्मीद है आप अच्छा पेपर करके आए हैं और हमारे चैनल से पढ़कर आपको लाभ मिला है। और ये उसका एसएसटी के आंसर आपको हम कल भेजेंगे और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपने पढ़ा, आपको समझ में आया। फरवरी में हमसे ज़रूर जुड़ें। फरवरी में एसएसटी का बैच स्टार्ट करेंगे और ज़ोर शोर से, बड़े ढंग से, अच्छे तरीके से पढ़ाई कराएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।